छात्रों, अध्ययनरत ठाकुर जी हरदारी महाराज इंटरमीडिएट कॉलेज। मैं बालेंद्र त्रिपाठी आज इंग्लिश का एक कॉमन क्लास इंग्लिश ग्रामर का बताने जा रहा हूँ और इस क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। जो होमवर्क है ये सब पर लागू, जो भी नियम बताए जाएंगे वो और जो होमवर्क होंगे, जैसे मान लीजिए आपको अभी हम टेंस पढ़ाएंगे। टेंस पढ़ाने से पूर्व में क्या बेसिक जानकारियां होनी चाहिए आपको, वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या जानना चाहिए आपको, आर्टिकल में क्या जानना चाहिए, प्रीपोजिशन में तमाम सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों की छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, इनकी जानकारियां पहले दी जाएंगी। और जैसे ही हम टेंस पे आएंगे, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया गया आपको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर के अनुसार अपने अपने पाठ्य पुस्तकों के आधार पर जो भी आपके एक्सरसाइज होंगे उनको करके संबंधित अध्यापक को व्हाट्सएप पर भेजना होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए। टेंस हमको पढ़ना है, लेकिन टेंस पढ़ने से पहले क्या बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ आता है, दूसरी तरफ ये भी नहीं मान के हम चल रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है। फिर भी हम और आप दोनों ये यहां से स्टार्ट करेंगे कि ना तो हमको कुछ आता है और ना आपको कुछ आता है, और शुरू से जीरो से स्टार्ट करके और इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस है इसको कैसे हम पढ़ेंगे बताते हैं आपको। वैसे तो विदित है कि सारे लोग जानते होंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट, फिर भी एक दो लोग नहीं जानते होंगे, तब भी हम बता दे रहे हैं कि लगभग सारे लोग जानते होंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में आप जानते हैं ए बी सी डी सो ऑन जेड तक होता है, जिसमें ए ई आई ओ यू ये आपका वॉवेल्स यानी स्वर, हिंदी में स्वर। रिमेन जो बाकी बचता है वो आपका व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स का होता है। लेटर की जानकारी आपको हो गई। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है कि जब भी आपको जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, इनसे जितने प्रकार के शब्दों की संरचना होगी उनको बोलने के लिए वॉवेल्स का सहारा लेना पड़ेगा आपको। जैसे शब्द के डिफिनेशन में आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है। बुक, बुक के प्रोनाउंसिएशन में जैसे बी आप बोल रहे हैं तो बी में ऑटोमेटिकली ई आ जा रहा है। फिर बुक में ओ तो आपका ऑलरेडी वॉवेल्स है, के आप बोल रहे हैं तो इसमें वॉवेल्स क्या आ जा रहा है आपका, ए आ जा रहा है। तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जिसको बोलने के लिए वॉवेल्स का सहारा न लेना पड़े। और हिंदी में भी आप स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। हिंदी में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी के किसी भी शब्द को बोलने के लिए स्वर अ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में जितने भी वर्ड ए टू जेड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी हो वर्ड्स के बनने के, उनको बोलने के लिए वॉवेल्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी तक आप ये जान पाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। सारे अक्षरों का ज्ञान हो गया। उन अक्षरों में 5 आप जान गए, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट है। जब लेटर का ज्ञान हो गया तो लेटर से आप शब्द की रचना कैसे करते हैं, शब्द का ज्ञान हो जाएगा तो शब्द से वाक्य की रचना कैसे करते हैं। जब वाक्य आपको आ जाएगा तो आप डिस्टिंग्विशन ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, या दैनिक जीवन में या किताबों में, रिटन में, स्पीकिंग में कितने प्रकार के वाक्यों को आप बोलते हैं और पढ़ते हैं, उन सारे वाक्यों के बारे में हम टेंस में जितने आवश्यक हैं उन्हीं वाक्यों को हम बताएंगे। बाकी एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाया जाएगा, नारेशन पढ़ाया जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया जाएगा, विभिन्न प्रकार के चीजें बताई जाएंगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तमाम ऐसी चीज जो गलती करते हैं आप बार बार, उनसे आप दूरी बना लेंगे और एक दिन अच्छे अंग्रेजी के आप जानकार बन सकते हैं। तो आपको अभी तक ये ज्ञान हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं।
और उनमें ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं। उन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी गई। शब्द की डिफिनेशन क्या है? अ लेटर आर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, या तो केवल एक आपका अक्षर अथवा अक्षरों का समूह, दैट हैज मीनिंग व्हेन स्पोकन आर रिटन, जब आप बोले या लिखे तो उसका एक अर्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ए लेटर भी लिखा है कि ये भी आपका शब्द हो सकता है। कोई एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे आई। आई में क्या है? एक ही लेटर है लेकिन वो क्या है? शब्द है। आई का मीनिंग क्या होता है? मैं। और शब्दों का समूह, जैसे मान लीजिए कि इसमें कितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं? 1 2 3 4, और इन चारों को मिला के बुक, और बुक मीन्स होता है किताब। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये एक शब्द है जो सार्थक है, जिसकी कोई ना कोई मीनिंग है, जिसको सब लोग जानते हैं। ये हो गया आपका वर्ड का डिफिनेशन। नाउ वर्ड के बाद हम सेंटेंस पे आएंगे। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन, मीन्स शब्दों का वह समूह जो व्यक्त करे एक वक्तव्य को अथवा एक प्रश्न को। शब्द जो है दो चीजों को जनरली कंटेन करता है। शब्द नहीं, वाक्य जनरली दो चीजों को कंटेन करता है। पहला आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपका वर्ब। वर्ब दो प्रकार के यहाँ दिखाई गई है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो दो चीजों का होना आवश्यक होता है वाक्य में, एक तो सब्जेक्ट का और दूसरा वर्ब का। उसके बाद तमाम चीजें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है और भी अदर्स चीजें हो सकती हैं शब्द रचना में। अब यहाँ पर एक वाक्य का उदाहरण दिया गया कि मोहन सिंह से स्वीट सॉन्ग। मोहन एक मीठा गाना गाता है। इसमें आप सब्जेक्ट देखिए क्या है? मोहन। सिंग्स जो है मेन वर्ब है, और जो है आपका आर्टिकल है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। सॉन्ग क्या है? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसको दो पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, तमाम चीजें हो सकती हैं जिनका अध्ययन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के जरिए और पढ़ाई के जरिए आप सारी चीजों को जान जाएंगे। दूसरा हम ये कह रहे हैं, सेंटेंस से आप असर्टिव भी बना सकते हैं, या क्वेश्चन भी आपका सेंटेंस हो सकता है। क्वेश्चन में जैसे डन मोहन सिंग ए सॉन्ग, क्या मोहन एक गाना गाता है? लास्ट में आप देख रहे हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो ये भी आपके एक सेंटेंस के श्रेणी में आता है। सेंटेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम बताएंगे और एक एक के बारे में आप जानकारी हासिल करिए। उसके बाद हम टेंस पढ़ाएंगे। उससे पहले टेंस पढ़ाने में तमाम ऐसे टर्म्स होंगे जो बार बार आएंगे और हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि एक ही साथ आप जो है जितने टर्म्स हैं लगभग जो यूज किए जाते हैं उनका एक चार्ट हमने बना दिया है, और इस चार्ट के माध्यम से आप केवल स्ट्रक्चर जो बनाएंगे इंग्लिश में ही बनाएंगे, लेकिन इस चार्ट के माध्यम से अगर हिंदी जानना होगा तो आप जान सकते हैं। जैसे बार बार किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को हम केवल एस से डिनोट करेंगे जिसको कर्ता कहा गया। मेन वर्ब को एमबी से डिनोट करेंगे जिसको मुख्य क्रिया कहा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब एचबी से डिनोट किया जाएगा जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो कर्म है ओ से हम डिनोट करेंगे और इसको कर्म कहते हैं। साइन ऑफ इंटरोगेशन, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो तो अंत में फुल स्टॉप के जगह पर, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाद में आपका फुल स्टॉप होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज क्वेश्चन मार्क, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्वेश्चन मार्क को इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये होता है आपका विस्मयबोधक चिन्ह, जैसे अलास, मैं बर्बाद हो गया, तो आप जो लिखते हैं उसके बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाया जाएगा, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस का अभी टेंस में फिलहाल कोई काम नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी सारे सेंटेंस के बारे में दी जाएगी आपको। उसके बाद सेंटेंस के जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसमें बार बार अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव आएगा। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य होता है जिसमें कार्य की स्वीकार्यता हो। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आया हो, जिस वाक्य में नॉट आया हो यानी कार्य को नकारा गया हो। इंटरोगेटिव मतलब
जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हो, ऐसे वाक्यों को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इंट्रोगेटिव को हिंदी में हम प्रश्नवाचक कहते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जनरली हम टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस में जनरली किन किन वाक्यों का प्रयोग है और किन के बारे में जानना है वही हम बताएंगे। लेकिन एक नज़र में हम सारे सेंटेंस को देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है आपका, इसको असर्टिव बोला जाता है। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। इन सारे टर्म्स की एक ही जगह पे हमने चार्ट बना के आपको दिखा दिया कि हिंदी क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण बात, निगेटिव सेंटेंस मीन्स हो गया नकारात्मक बात जिसमें कार्य को नकारा गया। दूसरा आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन है। वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा, या क्या से शुरुआत हो सकती है वाक्य की, या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में भी आ सकते हैं। लेकिन इनकी पहचान इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही है कि लास्ट में आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट आप ले सकते हैं, एक तो इंट्रोगेटिव और दूसरा आपका हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य, और ये आपका हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न में पूछा गया हो और नहीं भी आया हो। तो ऐसे वाक्य जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के श्रेणी में आएंगे। तीसरा आपका वाक्य होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको फिलहाल दे देते हैं। इसका उपयोग जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत बताया जाएगा। अभी आपको केवल 4 सेंटेंस के ही बारे में जानना है जब टेंस पढ़ना है आपको। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न और नहीं दोहराया हो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य नाम भले ही आदेशात्मक है, लेकिन जिन वाक्यों में आदेश हो, सुझाव हो या विनती किया गया हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, यानी 3 टर्म है इसमें, ऑर्डर, सजेशन और तीसरा आपका हो गया रिक्वेस्ट। ये 3 चीजें जिन वाक्यों में हो, आप समझ लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हम सेंटेंस की डिफिनीशन बता रहे थे, तो ये हम डिफिनीशन में आपको जानकारी दिए कि वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। यहाँ आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई भले नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट छिपा हुआ है। आप यहाँ पर यू ओपन द डोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को ऑर्डर देगा तो सामने जो बैठा होगा उसको यू कहा जा सकता है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है, लेकिन छिपे होने के बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। ओपन द डोर, इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। ये इस वाक्य में दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा खोल दो, यानी दरवाजा खोलने के लिए
आदेश का भाव है, इसलिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा मान लीजिए सजेशन की बात है, सजेशन वाला आपका सेंटेंस हो गया वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करो सुझाव दिया गया है, आगे भी बोला जा सकता था कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये एक तरह का सुझाव देने वाला आपका वाक्य है जो इंपरेटिव सेंटेंस के परिधि में आएगा। तीसरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में आप एक उदाहरण दे सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द क्लास। इस तरह से आप देख रहे हैं तीनों प्रकार के जो भाव हैं उनके अनुसार हम आपको उदाहरण बता दिए। अब आपका चौथा जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका जो मेन पहचान है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जैसे चार्ट में हम दिखाए थे आपको, विस्मय बोधक चिन्ह जरूर आएगा और जिसमें जिन वाक्यों में दुख, हर्ष और विषाद का भाव व्यक्त हो ऐसे वाक्य आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के परिधि में आएंगे। जैसे मैं बर्बाद हो गया, वाओ कितना अच्छा खेल है। तो इस तरह के जो वाक्य आपके होते हैं जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये आपके वाक्य जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के परिधि में आते हैं। लेकिन आपको हम अभी बताए हैं कि फिलहाल हमको केवल इन 4 सेंटेंस के बारे में ही देखना है, क्योंकि इन्हीं 4 सेंटेंस का प्रयोग हम टेंस में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आप समझ गए। यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का भी उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में मान लीजिए कि मोहन रीड्स ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि कार्य किस स्वीकार होता है, मोहन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कार्य क्या कर रहा है, पढ़ने का, और उस पढ़ने का कार्य स्वीकारा गया है कि वो मोहन पढ़ता है, इसलिए ये अफर्मेटिव के श्रेणी में होगा। अफर्मेटिव में ये भी सिंपल सी पहचान है कि लास्ट में जो है आपका विराम चिन्ह होता है। निगेटिव सेंटेंस में भी विराम चिन्ह होता है, लेकिन कार्य को इस पर नकारा गया होता है। जैसे कि मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे तो ये मोहन डज नॉट रीड अ बुक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो करता है काम पढ़ने का कर रहा है और पढ़ने के कार्य को नकार दिया गया है, नहीं आ गया है, इसलिए आपका निगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द यथा नाम तथा गुण जैसा इसका नाम है। तो अगर इसी वाक्य को हम प्रश्नवाचक रूप में देखें तो आ जाएगा डज मोहन रीड अ बुक। अब क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ दिया गया इसलिए इसमें लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देखेंगे, डज मोहन रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि रीड अ बुक। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्न के साथ साथ नॉट भी आ गया है, इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के श्रेणी भी आएगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप सेंटेंस की पहचान कर लेंगे। सेंटेंस जो टेंस में 4 ही प्रकार के प्रयोग होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन चारों के बारे में आप जान चुके होंगे। और आप हिंदी अथवा अंग्रेजी में देख के ये आप बता देंगे केवल कि सेंटेंस का क्या टाइप है, उसके बाद हम आपको जानकारी देते हैं। सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानने के बाद अब हम आते हैं टेंस पर। टेंस जैसे ही हम शुरुआत करेंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या कोई भी जानकारी बीच बीच में हम देते रहेंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, चार्ट, ये सब जानकारी हम आपको बाद में देंगे। फिलहाल टेंस की हम शुरुआत कर देते हैं।
टेंस जनरली समय काल या समय आपका टेंस होता है। और टेंस 3 प्रकार का होता है। जैसे आपके सामने जो समय है, जो ये चल रहा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। जो अतीत है, जो बीत चुका है, पास्ट टेंस है। और जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर टेंस है। इस प्रकार से टेंस को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय, वर्तमान काल या समय, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। ये आपका मान लीजिए वर्तमान काल हो गया। दूसरा आपका हो गया पास्ट टेंस, ये अतीत का काल या इसको भूतकाल भी कहा जाता है। तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस, ये आपका हो गया भविष्य काल। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही गलत है। पहले हम केवल विषय वस्तु को थोपते चले जाते हैं, लेकिन उसके महत्व के बारे में नहीं बताते हैं कि उसका महत्व क्या है। महत्व जब हम बताएंगे तो इंटरेस्ट पैदा होगा, एक श्रद्धा उत्पन्न होगा आपके अंदर, और श्रद्धा जब उत्पन्न होगा तभी आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आता है। अभी तक जो भी लेक्चर दिया गया होगा उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उनको भी समझने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जब कभी भी एक पैराग्राफ पर या एक लाइन पर उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके अगर एक लाइन पे आएगा तो एक पैराग्राफ पे आएगा, फिर पूरे पृष्ठ पर आएगा, और करते करते पूरे किताब पर आ जाएगा। और जब एक विषय में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, एक विषय को पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो उसी के आत्मबल से दूसरे विषयों को भी जानने का जिज्ञासा उत्पन्न होगा और धीरे धीरे आप सब कुछ जानने लगेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पहले तो इंटरेस्ट, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए टेंस आप पढ़ रहे हैं, तो टेंस पढ़ रहे हैं, अभी केवल नियम थोपते हम जा रहे हैं कि ये नियम होता है, ये प्रकार होता है, लेकिन इसका अनुपालन महत्वपूर्ण है। नियम तो कक्षा 8 से ही आप पढ़ के कापी में लिख के रखे होंगे और लिख धरो कबू न पढ़ूं, वो सिस्टम है, लेकिन उसका अनुपालन कैसे कराना है हमको। शिक्षक का काम वही है कि जो नियम है उसको अनुपालन कराएं, अनुपालन करने के लिए सिखाएं। तो जो भी नियम है, नियम जानने के बाद प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि इसका अनुपालन कैसे होगा, और इसको देखिए आप बिल्कुल अनुपालन कर लेंगे और निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस, इसकी हम पहचान, टेंस पढ़ने का मतलब यही है कि हिंदी में एक वाक्य होगा जो टेंस पर आधारित होगा और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है जनरली। तो अगर कोई भी वाक्य आपके सामने आता है और वो वर्तमान काल में है, तो उसकी पहचान आप करेंगे कि लास्ट में, अंत में, उस वाक्य के अंत में है, हूं या हुआ है, उस वाक्य के अंत में है, हूं, हो। जैसे उदाहरण के लिए मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। ये हो गया आपका टेंस। ये कैसे आप पहचानेंगे, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेंस। और ये आपका हो गया उदाहरण। तो मान लीजिए इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। अभी तो आपको नियम हम पूरा बताए नहीं, अंग्रेजी अभी मान लीजिए आप नहीं बना पा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बना के लेंगे और जानते नहीं है सब कुछ, फिर भी रिवाइज हो जाएगा उनका। अब यहाँ पे देखिए मोहन पढ़ता है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये किस, जो वाक्य आपके सामने है वो किस टेंस में है। चूंकि इस वाक्य में लास्ट में है और आपको हम पहचान के लिए 3 चीजें बताए हैं, है, हूं, हो।
इसमें से है आया है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये आपका जो टेंस का वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, लास्ट में हूं आ गया, तो ये भी आपका एक उदाहरण हो गया प्रेजेंट टेंस का। राम एक अच्छा लड़का है, लास्ट में है, तो ये भी आपका एक प्रेजेंट टेंस का उदाहरण हो गया। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में था, थे और थी। कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट टेंस में था, थे, थी, तीनों में से कुछ नहीं आता है। जैसे उसके अंत में या, ई, ये भी आ जाता है। अगर लास्ट में इनमें से कुछ आता है तो हम ये जान लेंगे कि पास्ट टेंस है। अब था, थे, थी तो आप जनरली पहचान लेंगे। या, ई, ए जो हम लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं कि मैं कल भौतिकी पढ़ाया। अब ये एक ऐसा उदाहरण है जिसमें था, थे, थी में से कुछ नहीं आया, लेकिन इस वाक्य को देखने से ये लग रहा है कि इसमें जो काम है, जैसे मैंने क्या काम किया है पढ़ाने का, कौन सा विषय, भौतिकी, ये कार्य संपादित हो चुका है, यानी ये अतीत की बात है, इसलिए ये भी एक पास्ट टेंस का उदाहरण है। बाकी जनरली तो आप पहचाने जाएंगे, था, थे, थी में से कुछ आता है। जैसे सीता इस विद्यालय में पढ़ती थी। सीता इस विद्यालय में पढ़ती थी। अभी केवल आप टेंस की पहचान करना सीखिए। पार्ट्स ऑफ टेंस आगे हम पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो टेंस आपके 3 प्रकार है, इन तीनों प्रकार केवल आप जो सेंटेंस है उसमें आप टेंस की पहचान करना सीख रहे हैं। इसमें आप देखिए, सीता इस विद्यालय में पढ़ती थी, यानी ये जो वक्तव्य है ये अतीत का वक्तव्य है। सीता प्रेजेंट टाइम में यहाँ नहीं पढ़ रही है, पढ़ती थी, मतलब इसके पहले पढ़ती थी। और लास्ट में चूंकि क्या आया है, थी आया है, तो आप देख रहे हैं कि था, थे, थी में से या ये में से अगर आता है तो हम ये जान लेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है। या ये का मतलब ये हुआ कि पढ़ाया, लास्ट में क्या आ गया, या, इसलिए ये आपका सेंटेंस भी था, थे, थी न होने के बाद भी ये आपका पास्ट टेंस की श्रेणी में आएगा। फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस आप जानते हैं कि जो समय आने वाला है, इसके फ्यूचर टेंस के वाक्य के अंत में गा, गे, गी। अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये फ्यूचर टेंस के परिधि में होगा। जैसे अदिति नव जीवन में पढ़ेगी। अब ये उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में अदिति सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका होता है इंग्लिश में, ये प्रेडिकेट के पार्ट्स में आते हैं। प्रेडिकेट्स के पार्ट्स में तमाम चीजें होती हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी जो आपको समझना है कि किस टेंस के अंतर्गत आपका सेंटेंस है, तो उसको बस ध्यान देना है। इसको जानने के लिए बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जाइए और देखिए लास्ट में क्या है, तो लास्ट में आप देख रहे हैं डी आया हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर टेंस के परिधि में होगा। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप जो भी वाक्य आपके सामने टेंस पर आधारित आएगा उसकी पहचान आप कर लेंगे कि किस टेंस के परिधि में ये सेंटेंस आपका है। अब हम प्रत्येक टेंस के टाइप्स देखेंगे कि कितने प्रकार के सेंटेंसों का टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें
तो प्रकार तो सबका 4 होता है। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हम देखें तो पहला का टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस पढ़ाने से पहले हम सारे जो इसमें जो टर्म आ रहे हैं उनके बारे में हिंदी में मीनिंग सारी जानकारी हम दे चुके हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, टेंस मतलब काल, वर्तमान, अनिश्चित, काल। दूसरा पार्ट आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका पार्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सारे टर्म्स का चार्ट पहले ही आपको दिया जा चुका है। हिंदी में आप परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वर्तमान लगातार काल बोल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल बोल सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को वर्तमान पूर्ण लगातार काल बोल सकते हैं। अब आप ये होमवर्क है आपका कल के लिए कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार बताए गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार यही होंगे, बस प्रेजेंट की जगह पर क्या कर देंगे आप पास्ट कर देंगे। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार कौन से होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार क्या हो जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेंस तो हो गए 3 आपके, टेंस हो गए 3, प्रत्येक के प्रकार हो गए कितने? 4। और इन चारों में 4 प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो पहले ही आपको बता चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आपका आएगा 48, यानी 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आपको यहाँ टेंस में पढ़ना है और उनकी अंग्रेजी आपको बनानी है। तो सबसे पहले ये आपका होमवर्क है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के आप प्रकार लिखेंगे और फ्यूचर टेंस के भी प्रकार लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम इंडेफिनिट कॉमन है सब में, इंडेफिनिट में ता, ते, ती, ता ते ती आए। अगर ता ते ती में से कोई ना आए और पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो ये एक अपवाद है, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, वो आगे हम आपको बता देंगे। जनरली आप याद रखिए कि इंडेफिनिट में ता ते ती आएगा। तो अगर हम जोड़ के चलेंगे प्रेजेंट और इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट में लास्ट में है हूं वो है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा। समझ में हमको उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा कि प्रेजेंट का पहला प्रकार है इंडेफिनिट और इंडेफिनिट के लिए ता ते ती हमने बताया और टेंस के लिए प्रेजेंट टेंस के लिए तो ऑलरेडी है हूं वो आप जानते ही हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है इत्यादि आता है, तो ये आपका श्रेणी हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो बस ता, था, ता, थी, ते, थे इत्यादि आता है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि पास्ट आपका इंडेफिनिट है। ठीक उसी प्रकार कंटिन्यूअस के जितने भी प्रकार होंगे, रहा,
रही और रहे। यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में रहा रही रहे बताया गया है कि आएगा। तो इसका मतलब जिस वाक्य में अंत में आपका रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि आता है तो इससे आप जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के परिधि में है। परफेक्ट टेंस में क्या है? चुका, चुकी, चुके, लिया, ली इत्यादि। यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो चुका, चुकी, लिया, ली, मैंने यह कार्य कर लिया है। इसका मतलब लास्ट में क्या है? लिया और है, दोनों है। तो इससे सिद्ध होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर होता तो मैंने यह कार्य कर लिया था, है की जगह पे क्या आ जाएगा? था, थे, थी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम पहचान देखना चाहें बहुत सारी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाती है। परफेक्ट मतलब आपको बताया गया है पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, मतलब जिसमें कार्य पूर्ण भी हो गया हो और लगातार भी हो, मतलब जिसमें समय के साथ समय भी हो और पूर्ण भी। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक उदाहरण देना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो वाक्य के अंत में रहा हूँ आया है। ये कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस में हम पहचान बताया रहा रहेगी, लेकिन इसमें एक अंतर है कि कार्य के जारी होने का समय भी है कि कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो कार्य में निरंतरता के साथ साथ समय भी दिया हुआ है, इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस श्रेणी के उसमें आएगा। यानी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे और प्लस समय भी दिया होगा, तब आप ये समझ पाएंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की श्रेणी में होगा। तो होमवर्क आपको यही है कि केवल आप टेंसों के जितने भी टेंस हैं और जितने भी आपके सेंटेंस हैं, टोटल 48 हो रहे हैं, तो 48 सेंटेंसेस की पहचान जो है आप कर पाएंगे। तो होमवर्क कल के लिए आपका यही रहेगा कि 48 टाइप के टेंस और उनके प्रकार हो रहे हैं, उन सब की पहचान आप कर सके, ये हम उम्मीद करते हैं। और जब पहचान करना सीख जाएंगे तब हम आगे का स्ट्रक्चर आपको बताएंगे और कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इस चीज़ को बताएंगे। धन्यवाद।